वीडियो देखने वाले सभी छात्रों को हरीश गुंबार का नमस्कार और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक पैसेज लेकर आए हैं और मैं पूरा पैसेज स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। बट उससे पहले आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज़ एन हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जब भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करूंगा मैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको वॉच कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था दैट यू हैव टू रीड द पैसेज 2 times। रीड द पैसेज 2 times एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। सो आई एम रीडिंग द पैसेज। One of our greatest difficulties in answering a question like this arises from language. It means लैंग्वेज से कभी कभी हम कैसे अपनी लैंग्वेज से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो हमको डिफ़िकल्टी आती है सामने। सबसे बड़ी कठिनाई तब आती है जब हम कोई आंसर का किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं। We use words and are inclined to think that a thing must correspond to every noun। तो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं और हम इंक्लाइंड होते हैं, यानी ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि कोई ना कोई वर्ड किसी न किसी नाउन से ज़रूर करस्पेंड करता है। करस्पेंड यानी उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। नाउ सम नाउन्स स्टैंड फॉर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, वाटर एंड कोल गैस आर थिंग्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो थिंग्स से जुड़े होते हैं, आइटम्स से जुड़े होते हैं, जैसे ईंटें हो गई, पानी हो गया, कोल और गैस हो गया। अदर्स आर मोर डाउटफुल। कुछ आगे आने वाले नाउन्स हैं जो कुछ डाउटफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वेव मूव्स ओवर द सी। यानी वेव है वो एक नाउन है और वो सी के ऊपर मूव करती है। समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। वी से दैट इट इज़ द सेम वेव नाउ एज 5 minutes ago। और हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसी ही वेव है जैसे 5 मिनट पहले उठी थी। यानी वेव्स उठती रहती हैं बार बार। बट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट आर क्वाइट डिफरेंट। बट जो डिफरेंट वेव्स आ रही हैं तो उन वेव्स में जो अमाउंट है वाटर का या फिर उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर है। ऐसा नहीं कि जो पहले वेव आई थी तो अब भी वैसी ही वेव होगी, है वो वेव लेकिन उसमें चेंजेस हैं। अ ट्यून हैज़ इवन लेस क्लेम टू बी कॉल्ड अ थिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बस आपको इस पर विश्वास नहीं करना है जो भी इसमें लिखा हुआ है, बट आपको समझिए, इसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर देंगे। तो ट्यून के बारे में आगे बात हो रही है। अ ट्यून हैज़ इवन लेस क्लेम टू बी कॉल्ड अ थिंग। तो इसी तरह ट्यून को भी हम एक थिंग नहीं बोल सकते। कोई ट्यून है, कोई साउंड है, उसको इट मे बी बीइंग प्लेड इन सेवरल प्लेसेस एट वंस और नोवेयर। तो ट्यून एक ऐसी चीज़ है जो एक ही टाइम पर कई जगहों पर प्ले हो सकती है, यानी बजाई जा सकती है, या फिर कहीं भी नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी। एंड सम नाउन्स लाइक ग्रीननेस और क्लेवरनेस स्टैंड फॉर क्वालिटीज़। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटीज़ को डिनोट करते हैं, जैसे ग्रीननेस यानी हरियाली, क्लेवरनेस यानी चालाकी, चतुराई। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, और इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी जो विजिबल नहीं है, जो इनविजिबल है, which no one except a few philosophers suppose to have an existence of their own। यानी जिसको बहुत कम लोग, बहुत कम फिलोसोफर्स ऐसे होंगे जो इस बात को सपोज करेंगे या उसको एग्री करेंगे कि ग्रीननेस और क्लेवरनेस जैसी क्वालिटीज़ जो हैं उनका कहीं ना कहीं कोई एग्जिस्टेंस होता है। सिंपल टर्म में यहाँ पर राइटर ये बोलना चाहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का भी अपना कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ये सिर्फ फिलोसोफर्स और थिंकर्स बता सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ।
वेयर डज लाइफ बिलोंग इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस काइंड। अब यहाँ पर बात होती है लाइफ की। अगर नाउन्स को हम क्वालिफाई करेंगे तो लाइफ कौन से क्लासिफिकेशन में आएगी, लाइफ को कौन से क्लास में रखेंगे। व्हेन अ मैन डाइज वी से दैट ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ। यानी जब कोई इंसान मरता है तो हम जनरली इसी बात को कहते हैं कि हाँ, कि उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई, और दैट लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ हिम, या ये बोलते हैं कि उसकी जान उससे अलग हो चुकी है, उसकी लाइफ उससे अलग हो चुकी है। इज़ दैट जस्ट अ मेटाफर। तो राइटर ये पूछता है क्या लाइफ सिर्फ एक मेटाफर है, यानी किसी चीज़ को बस बताने के लिए है। इज़ डेथ द लॉस ऑफ समथिंग or merely a change of state, as when a snowman melts or pattern is disarranged। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता है कि डेथ क्या है, किसी चीज़ का लॉस होना है या फिर किसी स्टेट में किसी कंडीशन में चेंज होना है। जैसे कि स्नोमैन पिघल जाता है, स्नोमैन बना हुआ होता है बर्फ़ का आदमी, और वह पिघल जाए तो लाइफ बिल्कुल इसी तरह लगती है क्या, या फिर कोई पैटर्न, कोई डिज़ाइन ऐसी होती है जो डिसअरेंज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सपोज़ करो किसी ने मेहंदी लगाई और डिज़ाइन ख़राब हो गई थोड़ी देर बाद, तो क्या लाइफ भी ऐसी ही है जो कभी भी कैसे भी पिघल सकती है, गायब हो सकती है, जो है भी और नहीं भी है। द फर्स्ट पीपल ऑफ हुज आइडियाज़ ऑन दिस सब्जेक्ट वी नो एनीथिंग थॉट दैट लाइफ वॉज द सेम एज ब्रीथ। यानी कुछ लोगों ने ये सोचा था बहुत पहले, कि सबसे पहले इसने सोचा होगा, उसने ये सोचा होगा कि लाइफ ब्रीथ के समान है, जैसे सांस की बराबर है, जैसे सांस है वैसी ज़िंदगी। बट वी नो दैट द ब्रीथ कंसिस्ट्स ऑफ गैस विच कैन बी मेड इनटू अ सॉलिड और लिक्विड, एंड ऑल्सो दैट मैनी लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। तो यहाँ पर किसी ने कहा कि ज़िंदगी क्या है, सिर्फ ब्रीदिंग है, सांस लेना है। तो ब्रीथ में हम सब लोग जानते हैं गैस होती है, गैस को ही हम लेते हैं अंदर। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो गैस को सॉलिड और लिक्विड दोनों शेप में बताया जाता है। देखो कहानी इन्होंने कहाँ से कहाँ तक लेकर घुमा कर जा रहे हैं कि गैस है, और गैस किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर से आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस को सॉलिड और लिक्विड भी बना सकते हैं, लेकिन जो लाइफ है वो सॉलिड और लिक्विड में तो नहीं होती ना, वो तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। एंड ऑल्सो दैट मैनी लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। और कुछ ये भी सच्चाई है कि बहुत सारी ऐसी लिविंग चीज़ें हैं जो ब्रीथ नहीं करती, जो सांस नहीं लेती। पैराग्राफ 3, लाइफ इज सर्टेनली नॉट अ काइंड ऑफ मैटर। तो लाइफ क्या है, कोई मैटर नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आइटम नहीं जिसको हम छू सकते हैं, तौल सकते हैं या देख सकते हैं। When a man or animal dies, he does not lose or gain in weight। यानी ये कहना चाहते हैं कि जब कोई एनिमल या कोई मैन मरता है तो वो ना तो कुछ गेन करता है और ना ही कुछ लूज़ करता है, ये इनका कहना है। बट किसी साइंटिस्ट ने ये प्रूव करके दिखाया था कि सोल में भी कुछ न कुछ वेट होता है। उसने इंसान की डेथ से पहले और डेथ के बाद बॉडी का जब वेट किया तो कुछ ना कुछ वेट उसमें निकल कर आया कि सोल का भी, इंसान की आत्मा का या लाइफ का कुछ वेट होता है। बट यहाँ पर इस चीज़ का मेंशन इन्होंने नहीं किया है, बट यही कहा है कि जब कोई मरता है तो ना तो कोई लूज़ करता है और ना गेन करता है इन वेट। नॉर इज़ देयर एनी मेजरेबल लॉस ऑफ एनर्जी। और ना ही एनर्जी लॉस होने का कोई मेजरमेंट होता है, ये भी मेजर नहीं कर सकते कि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है नहीं हो रही है। द हीट ग्रेजुअली लीव्स द बॉडी। हीट है वो धीरे धीरे बॉडी को लीव करती चली जाती है, यानी बॉडी जो है कोल्ड हो जाती है। बट इज़ डूइंग सो थ्रू आउट लाइफ। लेकिन जो हीट है बॉडी से ज़िंदगी भर निकलती रहती है, जब तक बॉडी है तब तक हीट निकलती रहती है। A dead body cools because no more heat is being generated inside it। और वो इसके पीछे एक रीज़न देते हैं कि बॉडी ठंडी क्यों पड़ जाती है,
कि जो हीट उससे बाहर निकल जाती है, लेकिन बॉडी के अंदर हीट जनरेट होना बंद हो जाती है। नॉट बिकॉज एनीथिंग मेजरेबल लीव्स इट एट द मोमेंट ऑफ डेथ, और ना कि इसलिए बॉडी इसलिए ठंडी नहीं पड़ती है कि डेथ के टाइम पर, डेथ के मोमेंट पर कुछ ऐसी चीज़ जिसमें वज़न हो वो बॉडी को छोड़ती है। ऐसा कुछ भी प्रूव इनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट 4, आवर एंसेस्टर्स थॉट दैट एनीथिंग विच मूव्ड इटसेल्फ वाज अलाइव। अब बात करते हैं एंसेस्टर्स की, बड़े बूढ़ों की, पूर्वजों की, जो हमसे पहले हो चुके हैं। तो उनका मानना ये था कि जो भी चीज़ें हिलती डुलती हैं, जो मूवमेंट करती हैं, वो अलाइव हैं, क्योंकि पहले मशीनरी नहीं थी। एंड बिफोर द डेज ऑफ मशीनरी इट वॉज क्वाइट अ गुड डेफिनेशन, यानी मशीनरी के डेज से पहले ये डेफिनेशन अच्छी हो सकती है कि जो चीज़ें हिलती डुलती हैं वही लिविंग हैं। बट अ मशीन सच एज अ मोटर कार और स्टीम शिप मूव्स itself, and as soon as machines which moved themselves had been made, people asked, यानी 1 मिनट, तो जब मशीन सामने बनकर आ गई तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने पूछा, इज मैन अ मशीन, क्या इंसान भी एक मशीन है? द फिलोसोफर डेस्कार्टिस, डेस्कार्टिस एक फिलोसोफर का यहाँ पर नाम आया है, तो उसने सोचा था दैट बोथ मैन एंड एनिमल्स वर मशीन्स, but that the human machine was partly controlled by the soul acting on a certain part of the brain, यानी लेकिन दोनों में क्या अंतर था? उसने कहा कि मैन एंड एनिमल्स दोनों ही मशीन्स हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ह्यूमन है वो किस तरह से काम करता है, कंट्रोल्ड बाय द सोल एक्टिंग ऑन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी वो सोल के थ्रू कंट्रोल होता है, और सोल क्या करती है? ब्रेन के किसी एक सर्टेन पार्ट को कंट्रोल करते हुए, उसके काम करते हुए पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। वाइल एनिमल्स हैड नो सोल्स, लेकिन डेस्कार्टिस ने कहा कि एनिमल्स की सोल्स नहीं होती हैं। एंड सम साइंटिस्ट थिंक दैट लाइफ इज जस्ट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, और कुछ साइंटिस्ट ने ये सोचा, कुछ साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि लाइफ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। कॉम्प्लिकेटेड यानी नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत जटिल, बहुत उलझा हुआ एक सीक्रेट। नाउ फिफ्थ, दो वी शैल नॉट एक्सेप्ट दिस थ्योरी, ये थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि लाइफ एक मैकेनिज्म है या फिर इंसान और जानवर में ये फ़र्क होता है, तो इस थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन इट, फिर भी इसमें एक सच्चाई है। एंड इट इज़ वर्थ एग्जामिनिंग, और ये सच्चाई जो है एग्जामिन करने लायक है, देखने लायक है। तो कौन सी सच्चाई है वो? अ ग्रेट मैनी ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड मशीन्स आर ड्यू टू द मेयर फैक्ट दैट एनिमल्स आर सो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इंसानों के अंदर जानवरों के बीच में? कि इंसान, जानवर और मशीन के बीच में, कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका जो बॉडी कंस्ट्रक्शन या उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। द हायर एनिमल आर बिल्ट अप ऑफ सेल्स विच, एज वी शैल सी लेटर, हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन, यानी जो भारी भरकम या बड़े बड़े जानवर होते हैं वो ऐसे सेल्स से बने होते हैं जिनमें खुद की लाइफ होती है, जैसा आगे देखने को मिलेगा। Now in a dog's brain there are something like 50 million nerve cells, लगभग 50 मिलियन नर्व सेल्स। 50 मिलियन का हो गया 5 करोड़, यानी 5 करोड़ नर्व सेल्स होती हैं कुत्ते के यानी डॉग के ब्रेन में। ईच कनेक्टेड अप विद मैनी अदर्स, और जो दूसरी बहुत सारी नर्व सेल से कनेक्टेड होता है। एंड इन टच विद द आउटसाइड वर्ल्ड बाय नर्व लीडिंग फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स सच एज द आई एंड टू द मसल्स, और वो सारी नर्व्स बाहर एटमॉस्फेयर को फील करने वाले ऑर्गन्स से कनेक्टेड होता है। तो एटमॉस्फेयर को फील करने वाले या देखने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से? ऐसे आँखें हैं, मसल्स हैं।
द नर्व फ्रॉम अ डॉग्स आई कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 100,000 फाइबर्स। तो एक डॉग की आई की जो नर्व्स हैं, उसकी आँखें हैं, उनकी नर्व्स लगभग 100,000 फाइबर्स से बनी हुई हैं, यानी पूरी 1,00,000 फाइबर्स। ईच ऑफ विच कैन ट्रांसमिट अ मैसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ एवरी अदर, जो इंडिपेंडेंट तरह से अपना पूरा मैसेज को ट्रांसमिट कर सकती हैं। इसी तरह जो डॉग होता है, कितनी भी नींद में हो और आप उसके पास से गुजर रहे हैं तो जाग जाता है। लाइक अ नंबर ऑफ टेलीफोन वायर्स रनिंग साइड बाय साइड, तो उसकी नर्व सेल्स कैसे कनेक्टेड होती हैं, जैसे बहुत सारे टेलीफोन की तारें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे कोई टेलीविज़न हो गया या फिर कोई और मशीनरी जिसमें बहुत सारे वायर्स एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसी कोई मशीनरी वैसे ही डॉग्स की नर्व्स होती हैं। तो इसलिए कुछ सिमिलैरिटी बताई गई है मशीन में और डॉग्स में और एनिमल उसमें मैन में भी। ऑल्सो ईच सेल कंसिस्ट्स ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स ईच ऑफ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर। लेकिन हर एक सेल में बहुत सारी हज़ारों पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं। Such a complicated machine may be expected to have qualities not found in any machines we know. और ऐसी क्वालिटी किसी भी मशीन में नहीं मिलेंगी जैसी क्वालिटी एक डॉग के ब्रेन में और उसके नर्व सेल्स में बताई गई हैं। और बेस्ट मशीन्स रेगुलेट देमसेल्व्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो बेस्ट मशीनें जो अपने आप रेगुलेट होती हैं, अपने आप को कंट्रोल करती हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप कैप्चर करता है, जज करता है। इवन ऑर्डिनरी स्टीम इंजन्स हैव गवर्नर्स, तो स्टीम इंजन्स होते हैं उनके भी गवर्नर्स होते हैं, यानी उनमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो गैस कर सकता है अपनी मशीन को, अपने एक्टिंग को, यानी जो भी उसका एक्शन है। Perhaps an animal is only a very perfect self-regulating machine, और शायद एनिमल ही एक वेरी परफेक्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन है क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलरली स्पेशली काम करता है।